रोहित और मीत दोनों मार खाकर और शराब की वजह से बेहोश हो गए। ईशानी ने देखा, उसने चादर हटाई और जब उनके रुमाल खोले सर पीट लिया। ये देख, ऐसे गुंडे मवाली हैं ये। वो नियति को देखते हुए बोली, हेल्प कर, जरा दोनों को उठाकर कुर्सी से बांध देते हैं, तब अकल ठिकाने आएगी इनकी। कहते हुए उन्होंने उन दोनों को कुर्सी पर बांध दिया। काफी देर तक दोनों ऐसे ही बंधे रहे और ईशानी और नियति कोशिश करती रही कि ये होश में आ जाएं। फाइनली दोनों थक गई। रात के 1 बजने वाले थे। ईशानी को वैसे ही नींद आ रही थी। उसने दोबारा उठकर उनकी नोट चेक की और नियति को देखते हुए बोली, तबीयत से बांधा है, उठ भी गए तो हिल नहीं पाएंगे। चल मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, बहुत नींद आ रही है। ईशानी कहते हुए उबासी लेने लगी। उसके हाथ थोड़े ढीले कर दूं, उसको दर्द हो रहा होगा, देख निशान पड़ गए। नियति रोहित के पास जाकर उसके हाथों को सहलाते हुए बोली, मार डालूंगी जो तूने कोई भी दया दिखाई। ये इस लायक नहीं है। कौन शरीफ लड़का ऐसी हरकतें करता है, बोल। ईशानी भौहें चढ़ाते हुए बोली, जा सो जा, नहीं तो रूम से बाहर निकाल दूंगी और वार्डन से बोलकर इन दोनों को जेल में डलवा दूंगी। ये लड़कियों के कमरे में घुसे हैं, वो किसी क्राइम से कम नहीं है। ईशानी ने उसे बिस्तर की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। सॉरी बाबा, कहते हुए नियति अपने बेड पर जाकर सो गई। ईशानी ने भी कुंभकर्ण वाली जमाई सी ली और चादर तान कर सो गई। पूरी रात मीत और रोहित कुर्सी से बंधे थे। सुबह के तकरीबन 6 बजे होंगे, मीत को होश आने लगा, पर सारी रात एक ही कंडीशन में बंधे होने की वजह से उसका शरीर अकड़ गया था। उसने देखा सामने ईशानी सो रही थी। उसने उसे देखा और एकटक देखता रह गया। उसके लबों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई थी। वो कभी उसे देखता, कभी शर्माता। कुछ देर उसका यही ड्रामा चलता रहा। कुछ देर में रोहित को होश आ गया। उसने जोर से बोला, यार पूरा बदन दर्द कर रहा है। सपने में मुझे लगा जैसे वो ईशानी चुड़ैल मुझे डंडे से मार रही है। वो अपने आप को हिलाते हुए बोला, यार बांध किसने दिया हमको, रोहित ने आगे कहा। मीत ने उसकी तरफ देखा, लंबी सांस भरी और कहा, वो सपना नहीं था रोहित मेरे भाई, देख सामने। मीत ने ईशानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ तेरी, मतलब ये सच था, सपना नहीं। भाई पूरा बदन दर्द कर रहा है, उठा इसे, इसकी तो। रोहित जोर से बोला, श्श, कहते हुए मीत ने उसे चुप किया। प्यारी लग रही है यार, सोने दे उसे थोड़ी देर। मीत रोमांटिक होकर बोला, इस दुनिया की ये आखिरी लड़की भी होती तो मुझे प्यारी नहीं लगती, समझा तू। कहते हुए रोहित जोरों से बोलने लगा, बचाओ कोई है। मीत ने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। शोर से ईशानी और नियति की नींद खुल गई। ईशानी ने दौड़ के स्कार्फ से रोहित का मुंह बांध दिया। मरवाएगा क्या, वार्डन आ गई तो। वो गुस्से में बोली, देखिए ईशानी जी। मीत धीरे से बोला, क्या दिखाएगा दिखा। ईशानी उसके करीब आकर बोली। मीत शर्माते हुए बोला, एक तो आप इतना करीब आकर बात मत कीजिए, पूरी बॉडी में सनसनी मच जाती है, और आप सुंदर हैं तो कुछ भी बोलेंगी। पुलिस में दे दिया ना तो सारी सनसनी निकाल देंगे वो, समझे। और अपने इस प्यार में लुटे पिटे आशिक को समझा नहीं सकते। इसको पिलाकर यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। तुम लड़कों को अपने करियर की ज़रा परवाह नहीं होती। एक बार कस्टडी में जाने के बाद पूरी लाइफ पर धब्बा लग जाता है। समझ आ रहा है कुछ। ईशानी उसके करीब जाकर बोली, आप इतने पास आकर बात मत कीजिए प्लीज़। वो धीरे से बोला। ईशानी ने अपना सर पीट लिया। नियति ने रोहित के मुंह से स्कार्फ हटाया। मीत ईशानी को देख रहा था। अभी तक तो उसे उसकी एक झलक से प्यार हो गया था, पर अब तो उसे उसकी समझदारी भी अच्छी लग रही थी। कुछ देर सभी चुप थे। मीत बोल पड़ा, देखिए ईशानी जी, मामला हक्का नूडल्स से भी ज़्यादा उलझ गया है। आप प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। हाँ करती हूँ, तेरा हक्का नूडल्स सीधे करती हूँ अभी। वो मीत को देखते हुए बोली। नियति तू बता, तुझे इससे शादी करनी है। ईशानी ने नियति की तरफ देखकर उससे पूछा। इसे परवाह होती तो कल एक कॉल या मैसेज करती। इसे परवाह होती तो कल एक कॉल या मैसेज करता। इसको मेरी कोई परवाह नहीं। ईशानी इनको बोल जैसे आए थे वैसे ही चले जाएं। नीति ने रोहित की तरफ देखकर कहा। रोहित मायूस हो गया। आज उसका सफाई देने का मन ही नहीं हुआ। वो नीचे मुंह करके बैठा रहा। ईशानी ने दोनों को बांधी हुई रस्सी खोली और बाहर जाने का इशारा किया। रोहित 1 मिनट को रुका, नियति की तरफ पलटा कि उसने हाथ दिखा के उसे जाने का इशारा किया। रोहित अपना टूटा दिल लेकर दरवाजे को खोलने ही वाला था कि मीत ने उसको पकड़ा।
मेरे आशिक सामने से नहीं जा सकते, वार्डन ने देख लिया तो। हम आए कहाँ से थे, तुझे याद है? उसने दोबारा फुसफुसा के रोहित से पूछा। रोहित कमरे में आसपास देखने लगा, उसे भी याद नहीं आ रहा था। नशे में दोनों कहाँ से कूद फांद के यहाँ पहुँचे। यार ऐसा लग रहा है याददाश्त कमज़ोर हो गई, सर पर डंडे पड़ने की वजह से। रोहित सर खुजाते हुए बोलने लगा। ईशानी और नियति हाथ बांधे खड़ी थी। वो उनकी खुसुर पुसुर सुन चुकी थी। इधर देखिए, ईशानी बालकनी का गेट खोलते हुए बोली। आप दोनों यहाँ से पधारे थे। दोनों नजरें चुराते बालकनी में पहुंचे। यार फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गए हम। ऐसी कौन सी पिलाई थी तूने रात को? रोहित फटी आंखों से नीचे देखकर कहने लगा। हाँ यार, अब नीचे कैसे जाएंगे? मीत भी झांक कर देखने लगा। मुझे तो ऊंचाई पर चक्कर आते हैं। सर वैसे ही घूम रहा है, वो आगे बोला। वो डर के पलटे कि पीछे देखा, ईशानी और नियति हाथ बांधे खड़ी हैं। दोनों दोबारा घूम गए और पेड़ को देखते हुए उससे नीचे उतरने का सोचने लगे। भगवान का नाम लेकर उस डाली को पकड़कर उतरते हैं, रोहित ने कहा। और दोनों धीरे से पेड़ की तरफ जाने लगे कि सर एक के बाद एक दोनों नीचे गिर पड़े। नियति और ईशानी दोनों आवाज़ सुन के दौड़कर बालकनी में आई। आवाज़ से गार्ड आ गया था। रोहित और मीत दोनों कमर पर हाथ लगाए भाग रहे थे। ईशानी को जोरों से हंसी आ गई। वो नियति को बोली, अच्छे लड़के हैं, तेरे लिए इतना रिस्क लिया। कौन करता है इतना? हाँ यार, ऐवे ही परेशान किया बेचारे को। नियति हंसते हुए बोली। ईशानी मीत को देख रही थी। जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया, वो सोचने लगी। जिन्हें अभी तक संभाल कर रखा था, वही एहसास शोर मचाने लगा है मेरे भीतर। ईशानी के कानों में बार बार ये गूंज रहा था। आप सुंदर हैं तो कुछ भी कहेंगी। आज भी मीत की कई बातें ईशानी को वैसी की वैसी याद हैं। आज ईशानी अपने केबिन में बैठी जोरों से हंस रही थी। हंसते हंसते ईशानी अचानक रो पड़ी। क्यों इतनी हंसी यादें दे गया वो? सही कहा है किसी ने, जो जितना हंसाएगा वो उतना ही रुलाएगा भी। देखो आज इतने सालों बाद भी वो उतना ही रुला रहा है। मैंने तो तुझे ताबीज़ समझकर पहन ही लिया था, क्या करूं? तुम ही मेरे गले में टिक नहीं पाए। देखते देखते रात के 9 बज गए। सभी लोग जा चुके थे। ईशानी भी उठकर घर के लिए निकली। लिफ्ट में उसे लिफ्टमैन ने देखा और सोचने लगा, अब ये जाते हुए फिर कुछ सुनाकर जाएगी। पर वो बस चुप थी। उसने नीचे जाकर देखा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी कार उसी जगह लगा दी थी जहाँ का वो कह कर गई थी। वो सोचने लगी, क्यों इतनी कड़वाहट भर ली ईशानी तूने अपने अंदर? कोई तुझे वैसे भी प्यार नहीं करता और जो कोशिशें करते हैं उन्हें भी तू नहीं छोड़ती। पर क्या मीत से अलग होने में गलती मेरी थी? ईशानी सोचते हुए गार्ड के पास गई। भैया, वो कार की चाबी मैंने सुबह दी थी, वो दे दीजिए। तभी एक गार्ड पीछे से डरते हुए दौड़ कर आया। जी मैडम, सुबह की शिफ्ट ख़त्म हो गई है। वो मुझे चाबी देकर गए थे और बता गए थे आपकी कार 6 बजे पार्किंग से निकाल कर लिफ्ट के सामने पार्क करनी है। मैंने वही किया, वो हाँफते हुए बोला। ठीक है, थैंक यू। कहते हुए ईशानी ने चाबी ली और जाते में रुक के दोबारा पलट कर बोली, भैया कल से मुझे कहाँ गाड़ी पार्क करनी है बता दीजिएगा। जी मैडम। वो गार्ड उसे आश्चर्य से देख रहा था। इसको क्या हो गया, बात बात पर सुनाने वाली आज थैंक यू और भैया बोल रही है। वो दूसरे गार्ड को बोला, अरे अंतरात्मा की आवाज़ आ गई होगी। भैया बहुत ही ख़राब व्यवहार था मैडम का। खैर हमें क्या, हमें तो ये देखकर ही खुशी हुई कि ये औरत सुधर गई। दूसरा गार्ड मुंह में गुटखा दबाए ज्ञान की बातें कर रहा था। ईशानी गाड़ी में बैठी और निकल गई। ईशानी के ऑफिस से घर की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर की थी, पर आज तो उसका दिल ना जाने कितने सालों पीछे का सफ़र तय करने में लगा था। कुछ दिनों से उसे अजीब सी बेचैनी भी होने लगी थी। अजीब सा डर उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। रेड लाइट पर जब उसने गाड़ी बंद करके अपनी आंखें 1 मिनट को मूंदी, उसे लगा जैसे कोई पीछे बैठा है और उसे घूर रहा है। वो घबराकर पसीना पसीना हो गई। पलटकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने घबराहट में रेड लाइट पर ही गाड़ी बढ़ा दी और एक्सीडेंट होते होते बचा। गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर वो सीधा अपनी सोसाइटी की पार्किंग में पहुंची। उसने फिर भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और अपना बैग निकालकर सीधा घर की तरफ दौड़ी। बेल बजाई। उसकी मॉम सुखी जी ने गेट खोला। उसने घर में एंटर होते ही एक गिलास पानी का उठाकर पी लिया। ये क्या हो रहा था उसे? क्या होने वाला था उसके साथ जो उसे ये सब एहसास हो रहा था? सुखी जी ने उसे ऐसे देखा तो पूछा क्या हुआ है, पर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी।
उसने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की और कहने लगी, सुखी कुछ नहीं हुआ बाबा। और उसके सर पर हाथ फेरा कि अंश ने अपनी आंखें खोली। वो मासूमियत से बोला, मम्मा आज आप लेट हो गई। हाँ बेटा, आज मम्मा को बहुत सारा काम था, पर अब मम्मा फ्री हो गई अपने अंश के साथ खेलने के लिए। अंश ने खाना खाया। वो उसे गोदी में लेकर प्यार करते हुए बोली, नहीं मम्मा, मुझे आपके हाथों से खाना अच्छा लगता है। अंश मासूमियत से बोला, बेटा हमेशा आपको कोई संभालने वाला हो ये ज़रूरी तो नहीं, हमें अपने आप को खुद संभालना पड़ता है। कहते हुए वो उसे उसके रूम की विंडो पर ले गई। ये देखो अंश, कितने लोग हैं नीचे। वो उसे नीचे का ट्रैफिक दिखाते हुए बोली, ये सारे अकेले हैं, कोई किसी का नहीं होता, सबको अकेले रहना आना चाहिए। वो उसे प्यार से समझाते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली कि अचानक से सुखी जी खाने की प्लेट लेकर उसके रूम में एंटर हुई। चलो बदमाशों, दोनों खाना खाओ, उन्होंने खाना टेबल पर रखते हुए कहा। रख दो सुखी, मैं अपने हाथ से खा लूँगा। वैसे भी दुनिया में सब अकेले हैं, मैं भी अकेला रह सकता हूँ। अंश को समझदारी की बातें करते देख सुखी जी ने अपना सर पीट लिया। परियों की कहानी सुनने वाली उम्र में तू उसे ये सब सिखा रही है। सुखी जी उस पर सुबह से नाराज थी, क्योंकि आज उसने एक बार भी अंश से बात नहीं की थी। उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। क्या लगता है तुझे, यूं बेवजह सी जिंदगी कब तक रहेगी तेरी? ना घराने का ठिकाना है, ना ही खाने पीने का। मैं तेरे साथ कब तक हूँ? और अंश, उसके बारे में तो कुछ नहीं सोचती। कहते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो गई। ईशानी ने उनके गले में हाथ डाला। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, आई नो दैट। और अंश, उसे समय के साथ समझना होगा माँ, कि उसकी मॉम वर्किंग है। ईशानी समझ बेटा, अंश अब बड़ा हो रहा है। आज ही सोसाइटी के एक बच्चे से लड़कर आया है। तेरा पैसा उसे आराम दे सकता है, उसे मनचाही चीज़ें दिला सकता है, पर अभी उसे पिता की ज़रूरत है। वो अब समझने लगा है, 4 साल का हो गया है वो। मैं उसकी हर जिद पूरी नहीं कर सकती ना माँ। अभी थक गई हूँ, मैं अंश के पास जाऊँ? ईशानी उनके सवालों के जवाब देते देते थक गई थी। तेरा ही बेटा है ना, तेरी ही तरह बनता जा रहा है। सुखी जी कहते कहते चुप हो गई और डाइनिंग पर खाना लगाने लगी। माँ भूख नहीं है, इतना कहकर ईशानी अंश के रूम में चली गई। सुखी जी ने अंश को डांट लगाते हुए कहा, और तू सुखी क्या होता है, नानी हूँ मैं तेरी। वो उसे आंखें दिखाकर बोली और रोटी का निवाला तोड़कर उसके मुंह में रखा और दूसरा निवाला ईशानी के मुंह में। अंश ने भी सुखी जी को एक निवाला खिलाया। कहने को घर में वो तीनों थे, पर एक दूसरे की जान थे और उन्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं थी। रात शबाब पर थी और वो तीनों मस्ती करते हुए खाना खा रहे थे। रात के तकरीबन 11 बज गए थे। मीत एक पार्टी में था। उसने जब से न्यू वी मैगजीन का नाम सुना था, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और कल तो उसे इंटरव्यू भी देना था। मन में अजीब सी कश्मकश कि क्या वो ही होगी, क्या वो कल मिलेगी। क्यों इतना हंसाया तूने है ज़िंदगी कि अब फूट फूट कर रोना आ रहा है। उसकी आंखों की पलकें नम होने लगी। हाथों में ड्रिंक लिए, आंखों में नमी लिए वो हंसकर पार्टी में लोगों से मिल रहा था। लोगों के शोर के बीच भी कितना तन्हा, कितना अकेला। पार्टी में उसे घुटन सी होने लगी। तन्हाई में तुझे महसूस करते हैं, कुछ इस तरह खुद को सुकून देते हैं। उसने आसपास देखा और लोगों से नजरें चुराकर वो वहां से बाहर आ गया। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड भी था। मीत के ड्राइवर ने उसे देखा और कार के पीछे का गेट खोला तो उसने उससे कहा, सतीश चाबी मुझे दो और तुम ऑटो लेकर अपने घर चले जाओ। सर लेकिन आपने ड्रिंक कर रखी है, ड्राइवर सतीश चिंतित होकर बोला। चाहने से मौत कहाँ आती है सतीश, जिन्हें चाहिए उन्हें नहीं आती और जो जीना चाहते हैं उन्हें आ जाती है। मीत बहकी बहकी बातें करता हुआ बोला। उसके बॉडीगार्ड वीर ने उसे रोकने की कोशिश की। सर आप अभी खुद से ड्राइव नहीं कर सकते, आप होश में नहीं हो। होश तो कई साल पहले ही चला गया था मेरा, तब से आया ही नहीं कमबख्त। कहते हुए वो जोरों से हंसने लगा। वीर और सतीश एक दूसरे को देखने लगे। लाओ सतीश, कहते हुए उसने चाबी ली और अपनी कार लेकर निकल गया। वीर ने टैक्सी की और उसे मीत की कार के पीछे चलने को कहा। मीत खाली सड़क पर फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था। उसने अपना एफएम ऑन किया। मैं हूं आरजे वेद और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक दूसरे के वास्ते। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो लम्हे का ये गाना जो कि डेडिकेट किया है रितु ने अपने बॉयफ्रेंड समीर को।
तो समीर, अगर आप ये गाना सुन रहे हैं तो प्लीज़ वापस लौट आइए अपनी रीतू की लाइफ में। वो आज भी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अपने चाहने वालों को सताना अच्छी बात नहीं। आइए सुनते हैं ये गाना। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब तो अकेले में ये आंखें वैसे ही नम रहती थी। कहते हैं हमें अक्सर रोते में चुप करने के लिए वो शख्स चाहिए होता है जो इन आंसुओं की वजह होता है। पर ईशानी कहाँ आकर उसे चुप करने वाली थी। आखिर वो आए भी क्यों? उससे अलग होने की वजह मीत खुद ही तो था। पर क्या उस गलती की कोई माफ़ी नहीं हो सकती थी? उसे ना नफरत की वजह मिल रही थी, ना ही इश्क का सिला। क्यों ईशानी, वो एक छोटा सा लम्हा हमारे इतने गहरे प्यार के बीच आ गया। सोचते सोचते मीर फिर से अपने अतीत में खो गया। मीत और रोहित दोनों ही इंदौर के रहने वाले थे। मुंबई से इंजीनियरिंग करके आगे एमबीए का प्लान बना रहे थे। मीत के पापा जाने माने बिजनेसमैन थे, वहीं रोहित के पापा एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। रोहित के पापा कानपुर के रहने वाले थे, पर नौकरी की वजह से वो अपनी पत्नी के साथ इंदौर आकर रहने लगे थे। ज़्यादा इनकम थी नहीं उनकी, पर दोस्ती के बीच पैसा कहाँ आता है। दोस्ती उनसे होती है जिनसे हमारा कांड मिलते हैं, और मीत और रोहित के सारे कांड एक दूसरे से मिलते थे। तो लड़कियां वो कैसे अलग नेचर वाली पसंद कर लेते। जब मीत और रोहित उस पेड़ से नीचे गिरे थे, दोनों को कई चोटें आई थी। जब दोनों अपने रूम पर पहुंचे तब धीरे धीरे मीत के हाथ में दर्द बढ़ने लगा। रोहित को भी हल्की फुल्की चोटें आई थी, पर मीत को दर्द ज़्यादा हो रहा था। कुछ देर तो दोनों ने कोशिश की संभालने की, पर अब मीत को दर्द की वजह से बुखार भी आने लगा। अब तो दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हॉस्पिटल अकेले जाया जाए। तो दोनों अपने बेड पर लेटे थे। क्या लड़की पसंद की तूने, हड्डियां तक तुड़वा दी? मीत कराहते हुए बोला। जब कोई पसंद आता है तो एकदम आता है मीत, तू नहीं समझेगा भाई। रोहित करवट बदलते हुए बोला। सो जाते हैं थोड़ी देर, शायद कुछ आराम मिले। हाथ दर्द की वजह से कुछ काम हो नहीं रहा। पता नहीं शोले में ठाकुर बिना हाथों के कैसे रहा होगा। यहाँ तो सारे काम ही बंद हो गए। मीत ने कहते हुए आंखें बंद की, पर दर्द की वजह से उसे चैन नहीं पड़ रहा था। उधर ईशानी और नियति अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। ईशानी ने कुछ सोचकर नियति की तरफ देखा। तभी नियति का उसकी तरफ देखना हुआ। बोल दे जो कहना चाह रही है। नियति ने मुंह में पेन दबाकर अपने लैपटॉप पर कुछ करते हुए कहा। बात करूं रोहित से? नियति ने दोबारा सवाल दागा। हाँ यार, ऊंचाई से गिरे हैं दोनों, और मीत को देखा तूने? पक्का चोटें आई होंगी उसे। बनता है एक बार फ़ोन करके पूछ लेना। ईशानी अपने अंदर हो रही उथल पुथल को छुपाते हुए बोली। नियति उछल के उसके बेड पर आ गई। क्या मैडम, आज तेवर कुछ बदले बदले हैं आपके? वो उसके सामने बैठते हुए बोल पड़ी। कुछ नहीं यार, फिक्र तो किसी की भी हो सकती है ना। और सीधे ही हैं लड़के, एक छोटा सा दिल मेरे पास भी है। बस सलामत हो, और क्या। मुझे उसके साथ कोई सीन नहीं बनाना है। ईशानी मुंह बनाकर बोल दी। तू फ़ोन कर ले रोहित को और प्लीज़ पूछ ले, ईशानी ने आगे कहा। नियति ने वही किया। फ़ोन लेकर ईशानी के सामने बैठ गई और रोहित को फ़ोन कर दिया। रोहित उस वक्त बाथरूम में था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। नियति ने पूरी रिंग जाने तक इंतज़ार किया, फिर मायूस होकर कहा। देख, अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, पक्का गुस्सा हो गया। ईशानी ने अपने आंखें लैपटॉप में ही गड़ाए हुए कहा। क्या अब हमें उसके रूम पर जाना पड़ेगा? नियति रोनी सूरत बनाकर बोली। पी क्या? हमें भी पीना पड़ेगा फिर तो। ईशानी हंसते हुए लैपटॉप बंद करके बोली। अरे यार, मजाक नहीं, प्लीज़ ईशानी कुछ करना। नीति उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। अरे बाबा होल्ड ऑन, सुबह तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मैं इससे बात नहीं करूँगी, ये वो, अब क्या हुआ? ईशानी उसे देखते हुए बोली। तू एक काम कर, उसका फ़ोन ट्राई करती रहे, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। ईशानी अपनी चादर खींचते हुए बोली। कुंभकर्ण कहीं की, यहाँ मेरा दिल डूबा जा रहा है और एक तू है, तुझे इतनी नींद कैसे आ जाती है? नीति ने उसकी चादर खींचते हुए कहा। मुझे तेरी तरह इश्क नहीं हुआ भी ना, क्या करूं तू ही बता। ईशानी उठते हुए बोली। उसको चलकर देख के आए। नीति उम्मीद की नज़रों से ईशानी को देखने लगी। वो पीजी में रहता है, पागल है क्या? और लड़के भी होंगे वहाँ। ना बाबा, ये काम मुझसे नहीं होने का। ईशानी पल्ला झाड़ते हुए बोली। अरे यार, उसका पीजी हमारी तरह नहीं है, यहाँ तो वार्डन भी है, उनका ऐसा कोई सीन नहीं है।
नियति ईशानी को मनाते हुए बोली। सोचने दे, ईशानी कह रही थी कि नियति का फ़ोन बज गया। नियति ने देखा और खुश होकर उठने लगी। सुन, रोहित का फ़ोन आ रहा है, बात करके आती हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है? डाल ज़रा फ़ोन स्पीकर पर, कहते हुए ईशानी ने उसे पकड़कर बैठा लिया। अच्छा बाबा, कहते हुए नियति वहीं बैठ गई। हेलो, नियति ने फ़ोन उठाते ही कहा। हाय, फ़ोन किया था तुमने? रोहित ने सामने से कहा। हम क्यों नहीं कर सकती? नियति बोली। ईशानी ने आंखें मटकाकर वाह की स्टाइल में हाथ हिलाया। कर सकती हो, इससे ज़्यादा रोहित नहीं बोला। तुम ठीक हो? पूछ इससे, ईशानी धीरे से बड़बड़ाई। नियति ने हाँ में सर हिलाया। कैसे हो तुम? नियति ने फ़ोन पर पूछा। ठीक ही हूँ, उसने रूखा सा जवाब दिया। इससे पूछ मीत कैसा है? ईशानी बेताबी से बोली। ऐसे कैसे? नियति भौहें चढ़ाकर फुसफुसाकर बोली। पूछना प्लीज़, ईशानी हाथ जोड़े सामने से बोली। और मीत, वो ठीक है? नियति ने पूछ ही डाला। नहीं यार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है उसको, रोहित ने मीत की तरफ देखते हुए कहा। शिट, कहते हुए ईशानी ने नियति का फ़ोन लेकर फ़ोन कट कर दिया और अपनी सैंडल्स पहनी। चल जल्दी, वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह नियति से बोली। पर कहाँ, ईशानी तो ठीक है? नियति उसे ऐसे भाग दौड़ करते देखकर परेशान सी बोली। देख कर आते हैं एक बार, हमारी वजह से चोट लगी है उन्हें। ईशानी ने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई, हेलमेट लिया और नियति को खींचकर बाहर ले आई। आनन फानन में दौड़कर स्कूटी के पास पहुंची। ईशानी ने स्कूटी स्टार्ट की। मैप लगा, कहते हुए नीति को बैठने का इशारा किया। हाँ, कहते हुए नीति ने मैप लगाया और रास्ता बताने लगी। कितने मिनट का टाइम दे रहा है गूगल? उसने सड़क पर हॉर्न मारते हुए पूछा। 10 मिनट बता रहा है, नीति फ़ोन को देखकर बोली। इतना पास रहते हैं ये दोनों? तू कब मिली इससे पहली बार? ईशानी ट्रैफिक लाइट पर स्कूटी रोकते हुए बोली। यार, वो जब मम्मी पापा घूमने आए थे उनके साथ ही रही थी मैं 4-5 दिन। तुझे याद होगा ना? नियति बताने लगी। हाँ, बताया था तूने, ईशानी ने जवाब दिया। तब मॉल में मिल गया था, पहली बार में ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि पूछ मत। फिर दोबारा सीसीडी में मिला था रोहित मुझे, तब पहली बार नंबर दिया था मैंने उसे। नियति मुस्कुराते हुए बताने लगी। अब शर्मा तो ऐसे रही है जैसे आज ही तेरी शादी होने वाली हो उसके साथ। ईशानी उसे मिरर में देखकर स्कूटी आगे बढ़ाते हुए बोली। हाँ तो हो ही जाती, तू बीच में नहीं आती तो। नियति बिगड़ते हुए बोली। वाह बेटा, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। बचाने आई तो कह रही है बीच में आई। वो उसे चुप करते हुए बोली। तू बता, मीत को बुखार है सुनते ही क्यों दौड़ पड़ी? नीति ने उसे उल्टे हाथों धर लिया। पता नहीं यार क्यों, पर अच्छा नहीं लगा जब सुना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ईशानी खुद ही नहीं समझ पाई कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। खैर, देख कर वापस आ जाएंगे। बात आगे बढ़ाते हुए ईशानी बोली। सुन, आ गया लगता है उनका पीजी, कहते हुए नीति ने उसे एक बिल्डिंग दिखाई। चल ऊपर चलकर देखते हैं, ईशानी बोली। ईशानी ने गाड़ी पार्क की, हेलमेट निकाला और दोनों ऊपर जाने लगी। उन दोनों के रूम पर जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। लड़की तेरी, गुस्सा तुझ पे, ब्रेकअप तेरा हुआ और हाथ मेरा टूट गया, ऊपर से सर और पूरा शरीर दर्द कर रहा है वो अलग। मीत रोहित को घूरते हुए बोला। हाँ यार, और लड़की भी कहाँ साथ है? रोहित अपनी रोनी सूरत लिए बैठा था। फ़ोन किया था ना उसने, अभी फिर क्या हुआ? मीत ने तकिए का सहारा लेते हुए बैठते हुए पूछा। कट कर दिया, भाई का रोना गाना चालू था। बात भी नहीं की पूरी तरह से। रोहित को रूम पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। रोहित ने गेट खोला तो उसे अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ईशानी उसे धक्का देते हुए सीधे अंदर चली आई। उसने देखा मीत अपने बेड पर तकिए का सहारा लिए अपना हाथ पकड़ कर बैठा था। मीत ने सामने देखा, वो खड़ी थी। वो उसे सर से लेकर पैर तक देखने लगा। हवा में लहराते खुले बाल, कानों में बूंदे, भूरी भूरी आंखों पर गोल गोल चश्मा, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, पिंक कलर का कुर्ता और ब्लू जीन्स। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। काश ये झलक ताउम्र मुझे यूं ही याद रहे। उसने लंबी सांस भरी और बंद आंखों से ही बोला। यार रोहित, तुझे जब नियति से प्यार हुआ था तब क्या वो तुझे दिखाई देती थी? यार मुझे ना वो ईशानी दिख रही है, मीत शर्माते हुए बंद आंखों से बोला। रोहित ने सर पीट लिया, उसके पास आकर बोला। वो मुझे भी दिख रही है भाई, चुप कर, तू नियति से आगे मत बढ़। आंखें खोल के वो रोहित को मारने के लिए हाथ उठाने लगा कि करा उठा। क्या हुआ हाथ में? ईशानी ने सामने से पूछ लिया।
ओ तेरी, ये तो सच में है। वो नियति और ईशानी को देखते हुए बोला। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, रोहित ने उसे देखकर हामी भरते हुए कहा। अब मीत थोड़ा संकोच करते हुए बोला। ईशानी जी, आप बैठिए ना। उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए हाथ उठाया, पर मारे दर्द के वो उसे उठा नहीं पाया। हम यहाँ बैठने बिठाने के लिए नहीं आए हैं। ईशानी बोल पड़ी। क्या हुआ है हाथ में? उसने दोबारा पूछा। डोगले को पीट पीट कर थेपला बना दिया और पूछ रही हो क्या हुआ है हाथ में? रोहित गुस्सा करते हुए बोला। हम अच्छी शरीफ फैमिली के बच्चे हैं, पुलिस का डर दिखाकर पेड़ से गिरा दिया और पूछ रही हो क्या हुआ? वो आगे बोला कि मीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईशानी को भी अपनी सख्ती पर बुरा लग रहा था, पर मीत की वजह से वो पिछले 2 दिनों में जितना हंसी थी, इतना तो कभी नहीं हंसी। आई एम सॉरी कहते हुए वो मीत के पास आई। मीत अपने पैर समेटते हुए शर्मा कर बोला। कोई बात नहीं, बस आप थोड़ा दूर से बात कीजिए। ईशानी को हंसी आ गई। क्यों? सनसनी छूट जाती है? ईशानी ने हंसते हुए उसके सामने बैठते हुए पूछा। मीत ने बस नामे सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। दिखाओ मुझे कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा। मीत उसे देख रहा था, आंखों में आंखें डालकर। शिद्दत से उसका हाथ थाम लो, अनकही बातों को सुनने का इससे कोई अच्छा तरीका नहीं। अब आलम यह था, मीत उसकी छुअन से कांप रहा था और ईशानी उसका हाथ पकड़े देख रही थी। वो अचानक से बोली। मीत, तुम्हें तो फीवर है, तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? रोहित ईशानी के इस व्यवहार से चौंक गया। वो नियति के पास खड़ा होकर बोला। सीन क्या चल रहा है? कल तो उसे मार मार कर अदरक की तरह टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, आज मलहम लगा रही है। वही तो मैं भी सोचकर टेंशन ले रही हूँ, इसको क्या हुआ? नियति उन्हें देखकर कहने लगी। फिर नियति ने रोहित की तरफ देखा। आई एम सॉरी रोहित कहते हुए उसने अपना कान पकड़ लिया। पागल है, कान मत पकड़, गलती मेरी भी थी। रोहित मुस्कुराते हुए बोला। मीत उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो? ईशानी ने उसे पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। अच्छा चलो डॉक्टर के पास जाकर आते हैं, ईशानी अचानक से बोली। ये सुनते ही मीत चौंक गया। घूरो मत, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं तुम्हें ऐसे दर्द से तड़पता नहीं देख सकती। ईशानी अपनी बूढ़ी बूढ़ी आंखें उसकी आंखों में डालकर बोली। अब आलम यह था कि मीत की नज़र ईशानी से हट ही नहीं रही थी। रोहित, तुम्हें भी चोटें आई हैं क्या? वो पलटकर रोहित को देखते हुए बोली। ज़्यादा नहीं आई, पर मीत को दिखाना ज़रूरी है, हम जाने ही वाले थे डॉक्टर के पास। रोहित ने उसे बताया। ठीक है चलो मीत, और तुम दोनों बातें करो, तब तक हम आते हैं। कहते हुए ईशानी ने मीत की तरफ देखा। मीत ने बस मुस्कुराकर हाँ में मुंडी हिला दी। ईशानी आगे आगे और मीत उसके पीछे पीछे चल दिया। सीढ़ियों से उतरते हुए मीत के पैरों में थोड़ा दर्द होने लगा। उसके चेहरे से ये साफ झलक रहा था। ईशानी ने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। दोनों नीचे स्कूटी के पास पहुंचे। ईशानी ने स्कूटी स्टार्ट की और मीत को बैठने का इशारा किया। मीत पीछे बैठ गया। ईशानी ने उसे साइड मिरर में देखा। मीत, वो धीरे से बोली। जी ईशानी, उसने फट से जवाब दिया। मैं स्कूटी बहुत रफ चलाती हूँ, तुम अच्छे से पकड़ कर बैठना, नहीं तो दूसरा हाथ भी टूट सकता है। वो हंसते हुए कहने लगी। आपकी खातिर जान हाजिर, दूसरा हाथ क्या चीज़ है? मीत ने भी जवाब में कह दिया। लाइन मार रहे हो? ईशानी ने पलट कर कहा। अरे नहीं सॉरी, वो झेंपते हुए बोला। तो नहीं मार रहे थे? वो उसे छेड़ते हुए बोली। अरे नहीं, मेरा मतलब सॉरी, वो दोबारा बोला। अच्छा टेक्निक है, बस सॉरी बोल दो हम। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। मीत भी मुस्कुरा रहा था। ईशानी की स्कूटी के पीछे बैठे मीत का तो ये अपनी लाइफ का बेस्ट डे था। उसके चेहरे की हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और ईशानी उसकी इस हंसी को अपने साइड मिरर में देख रही थी। ईशानी मीत को लेकर नज़दीक वाले हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर उसने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मीत का हाथ देख रहे थे और मीत चीखने चिल्लाने में लगा था। ईशानी उसके साथ खड़ी थी। कई दफ़ा तो हड़बड़ी में उसने ईशानी का हाथ इतना कसकर पकड़ा कि वो सिहर सी गई। बच्चों जैसा है पूरा। ईशानी मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा दी। तुम हंस रही हो मुझे तकलीफ में देखकर? डॉक्टर के वहां से जाते ही वो मुंह बनाकर बोल पड़ा। अरे नहीं, ईशानी आगे बोलने ही वाली थी कि डॉक्टर बोल पड़े। लगता है काफ़ी ऊंचाई से गिरे हो। डॉक्टर कुर्सी पर बैठकर बोले। कैसे हुआ ये? वो अपना चश्मा नीचे खिसकाते हुए मुंह टेढ़ा करके पूछ बैठे। सफाई कर रहा था सर, दिवाली की, तो सीढ़ियों से गिर गया। मीत ने जल्दबाजी में कुछ भी जवाब दे दिया। दिवाली गए 2 महीने हो गए हैं, डॉक्टर उसे घूरते हुए बोला। ईशानी को हंसी आ गई। उसने देखा मीत उसे घूर रहा था
उसने अपने मुंह पर उंगली रखी और चुप हो गई। वो धीरे से बोली, तुम हैंडसम हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? और इतराकर अपने बालों पर हाथ फेरने लगी। मीत मुस्कुरा दिया। खैर, लग रहा है प्लास्टर करवाना पड़ेगा। एक एक्सरे करवा लेते हैं, डॉक्टर आगे बोले। ठीक है सर, कहते हुए ईशानी उसे लेकर रूम से बाहर निकली और उसके हाथ का एक्सरे करवाया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा और कुछ देर में उसे प्लास्टर लगाया। सारा प्रोसीजर के बाद मीत को उसने एक कुर्सी पर बैठाया और देखा सामने से डॉक्टर चले आ रहे थे। वो बोली, एक मिनट। मीत में अभी आई। ईशानी डॉक्टर के पास गई। मीत ने देखा वो डॉक्टर के सामने खड़ी दवाई का पर्चा डिस्कस कर रही थी। अब मीत को उसकी समझदारी से भी प्यार होने लगा था। वो उसे देखे जा रहा था। अचानक ईशानी की नज़रें उस पर पड़ी। वो एक मिनट को झेप गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। ईशानी मुस्कुरा दी। डॉक्टर को थैंक यू बोलकर वो मीत के पास आई और बोली, मीत मैं दवाई ले लूँ फिर हम चलते हैं। अभी कैसा फील कर रहे हो? उसने उसे देखते हुए पूछा। अच्छा लग रहा है ईशानी, मीत ने हौले से मुस्कुराकर जवाब दिया। ईशानी ने उसे देखा। उसके बाल पंखे की हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। उसकी ये समंदर से गहरी आंखें, हल्की सी बड़ी हुई शेव और उसकी छुअन की खुमारी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्यार का पहला एहसास उसे होने लगा था। ईशानी झट पलटी और अपनी आंखें बंद कर ली। खुद ही अपने सर पर एक टिकाई और मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गई। मीत उसे जाते हुए देख रहा था और मन ही मन डीडीएलजे के राज की तरह पलट पलट कह रहा था। और ऐसा हुआ भी। ईशानी ने उसे पलट कर देखा। समुंदर दोनों के अंदर हिलोरे रह रहा था। ईशानी ने देखा वो होले होले मुस्कुरा रहा था। उफ, ये इश्क का गहरा समंदर, हर कोई तो इसे माप भी नहीं सकता, उन दो लोगों के सिवाय जो इसमें गोते लगाते हैं। आंखों ही आंखों में तो बातें हो चुकी थी और धीमी धीमी मुस्कुराहट से दिल का हाल पता चल रहा था। कुछ रिश्ते छुपे छुपे रहते हैं, सरेआम नहीं होते, बस एहसास होते हैं, उनके नाम नहीं होते। टू बी कंटिन्यूड।